Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik, and this is your Cicerelli series where we are covering all the 15 chapters of your psychology book by Sondra K. Cicerelli. So, yes, we have covered the first 14 chapters of this book already. So, if you are new to the channel, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल के पेज पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा एंड यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट बाय द नेम ऑफ सिसरेली सीरीज. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट प्लेलिस्ट एंड अभी तक की जितनी भी वीडियोस इस सीरीज से रिलेटेड है ऑल ऑफ देम हैव बीन अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. तो आप लोग डायरेक्टली जो है चैप्टर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू. कूल. सो अदर्स जो इस सीरीज को अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, आज हमारा है पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 15. So, as you all know, yesterday we started off with this chapter of psychological therapies, जहाँ पे हमने कल एक introductory video रखा था where we talked about some basic terms related to therapy and what all we are going to cover in the upcoming videos. So today is the day जहाँ पे हम actually therapies के बारे में पढ़ेंगे and today we will be covering your insight therapies. So जिसने कल की वीडियो देखी है उन्हें पता है कि इनसाइट थेरेपीज क्या है. एक साइको एनालिसिस है और एक ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है. यस, सो ये दो थेरेपीज आपकी इनसाइट थेरेपी के कैटेगरी में आती है. व्हाट डू वी मीन बाय इनसाइट थेरेपी? और थेरेपी जिसका एम ही होता है कि जो क्लाइंट है उसको उसके बिहेवियर के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस एंड थॉट्स के बारे में एक इंसाइट प्रोवाइड की जाए, एक अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए. So within your insight therapies, when we talk about psychoanalysis, तो psychoanalysis का major aim क्या होता है? To explore the innermost feelings. So if you recall, जब हमने psychoanalytical school of thought के बारे में पढ़ा था, तो उसमें किन चीज़ों पे emphasis था? Unconscious पे था, है ना, कि एक conscious mind होता है, एक subconscious या pre-conscious होता है और एक unconscious होता है. एंड फ्रॉइड ने सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया? अनकॉन्शियस पे, है ना. ही सेड दैट हमारी जितनी भी रिप्रेस्ड अर्जेस हैं, डिजायर्स हैं, अनवांटेड फीलिंग्स हैं, ऑल ऑफ देम आर देयर इन द अनकॉन्शियस. और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थेरेपी, वो ही हमारे सारे डिसऑर्डर्ड बिहेवियर्स क्रिएट करते हैं. सो इसीलिए साइको एनालिटिकल थेरेपी का मेजर एम क्या है कि ये जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको समझा जाए, जो एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इंडिविजुअल का, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं इंडिविजुअल के, उसको समझा जाए ताकि उसको उसके बिहेवियर के बारे में, फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में इंसाइट प्रोवाइड की जाए. कूल. And when we talk about your humanistic therapy, which is also a kind of insight therapy only, ये थोड़ी सी अलग हो जाती है साइको एनालिसिस से, जहाँ पे साइको एनालिसिस का फोकस है ऑन दी अनकॉन्शियस एंड ऑन द पास्ट. ह्यूमनिस्टिक का फोकस होता है हमारे कॉन्शियस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे. तो हम उन एक्सपीरियंसेस पे जिनके बारे में आप अवेयर हो एट द मोमेंट. सो योर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड योर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की जो थेरेप्यूटिक व्यू पॉइंट है, जो थेरेपी की व्यू पॉइंट है, इट बिलीव्स कि हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो यूनिक होते हैं टू आवरसेल्व्स. दैट इज व्हाई द वर्ड सब्जेक्टिव, इजंट इट? ठीक है, कि अगर कोई और एक एक्सपीरियंस कर रहा है एंड मैं एक एक्सपीरियंस कर रही हूँ सेम सिचुएशन में, even then both of our experiences would be very different from each other. And the focus of humanistic therapy is on the present. तो आपके आज के डेट में जो कॉन्शियस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में इंसाइट दिलाने का काम ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का है. ओके. Both of the therapies are aiming at providing insight, but how they are providing it is different. Now humanistic किन चीज़ों पे और बिलीव करता है? It believes in free will. That means कि हम humans की free will होती है about our decisions in our lives, and we also then have to take responsibility for those decisions. Then there is an ability to change one's behavior. तो क्योंकि हमारे पास वो free will है कि हम अपने लाइफ में डिसीजंस टेक कर सकते हैं, दैट इज़ वाई हमारे पास वो एबिलिटी भी आ जाती है कि अगर मैं चाहूँ अपने बिहेवियर को चेंज करना तो मैं कर सकती हूँ. दैट इज व्हाट द ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट बिलीव्स. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर साइको एनालिसिस. ये जो हमारी थेरेप्यूटिक टेक्निक है, थेरेपी की टेक्निक है साइको एनालिसिस, उसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पे जो है 3-4 टेक्निक्स का यूज होता है. व्हाट आर द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड? एंड प्लीज लिसन टू दिस स्लाइड वेरी केयरफुली बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं कि क्या टेक्निक्स यूज होती हैं साइको एनालिसिस में. ठीक है. सो वन ऑफ द टेक्निक्स दैट इज यूज्ड
इज योर ड्रीम इंटरप्रिटेशन. अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. सिगमंड फ्रॉइड का है ना, व्हाट आर ड्रीम्स, अनकॉन्शियस. ओके, अनकॉन्शियस जो हमारी चीज़ें हैं जो हमारे पास आ रही हैं, द रॉयल रोड टू योर अनकॉन्शियस माइंड, दैट इज व्हाट ड्रीम्स आर. एंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ड्रीम एनालिसिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ गेटिंग टू द अनकॉन्शियस ऑफ एन इंडिविजुअल. और आपको ये भी पता होगा क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ड्रीम के कौन सी कंटेंट है, एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है और एक लेटेंट कंटेंट होता है. सो मैनिफेस्ट कंटेंट तो आपका वो ओरिजिनल कंटेंट है, वो ओरिजिनल सपना है जो आप रात को सोते हुए देख रहे हो. ओके, दैट इज द रियल कंटेंट ऑफ द ड्रीम. बट व्हाट इज द लेटेंट, लेटेंट कंटेंट, लेटेंट वर्ड का मतलब ही होता है हिडन. सो लेटेंट कंटेंट इज द हिडन मीनिंग ऑफ दैट ड्रीम. मतलब आपके जो अनकॉन्शियस में चल रहा है वो मीनिंग आपके ड्रीम से निकालना, दैट इज योर लेटेंट कंटेंट. तो मैनिफेस्ट कंटेंट क्या हो जाएगा? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस इन अ मच बेटर मैनर. सो फॉर एग्जाम्पल, I see some kind of a dream wherein I'm running behind my school bus and I'm unable to catch my school bus, and I'm just running and I just wake up that oh my god, I missed my school bus, and then I realize कि अरे ये तो सिर्फ एक सपना था. ठीक है, तो ये जो आपने सिनेरियो देखा कि आप एक स्कूल बस के पीछे भाग रहे हो और आप पकड़ नहीं पा रहे, सो दैट वुड बी योर मैनिफेस्ट कंटेंट, क्योंकि वो आपका वो ड्रीम है जो आपने सोते हुए देखा. बट इसका लेटेंट कंटेंट क्या होगा? वुड बी एक्चुअली द ड्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. ठीक है, तो अब ये लेटेंट कंटेंट ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, बिकॉज ऑन ऑनलाइन यू मस्ट बी रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अगर आपने सपने में ये देखा तो उसका मतलब ये है. दैट इज एटलीस्ट psychology doesn't believe in symbols like these. Okay, maybe other disciplines do, but psychology उन symbols में नहीं मानती. वो किन में मानती है कि एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस हम पहले सुने, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं वो सुने, एंड आफ्टर दैट वी इंटरप्रेट दैट मैनिफेस्ट कंटेंट. तो मे बी वो सारे एक्सपीरियंसेस और सब कुछ सुनने के बाद जो साइको एनालिटिकल थेरेपिस्ट है वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दैट क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो प्रॉबेबली दैट इज़ वाई दे हैव सीन अ ड्रीम लाइक दैट. तो यहाँ पे लेटेंट कंटेंट क्या होगा कि करियर से रिलेटेड टेंशन है. मैनिफेस्ट कंटेंट क्या होगा कि स्कूल बस छूट रही है और उसके पीछे भाग रहे हैं. ठीक है, so that is one technique that is used in psychoanalysis, that is your dream interpretation. Another technique that is used is free association. तो originally ये जो free association की technique है, it was given by Joseph Breuer, but then Freud ने इस technique को use किया अपनी psychoanalytical school of thought में and therapies में बहुत ज़्यादा use किया. So free association में क्या होता है कि client को relax position में डाला जाता है, as you must be aware of the famous काउच ऑफ फ्रॉइड, बिकॉज साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट में यही होता है कि जो क्लाइंट है वो एक काउच पे बैठे या लेटे एंड द थेरेपिस्ट सिट्स बिहाइंड और बिसाइड्स द क्लाइंट, मतलब उसके सर के साइड में, ताकि क्लाइंट के व्यू में वो थेरेपिस्ट ना आए. नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? द लॉजिक इज कि फ्री एसोसिएशन में हम क्लाइंट को एकदम रिलैक्स स्टेट में लाते हैं. हम बोलते हैं क्लाइंट को दैट वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड जस्ट स्पीक इट फ्रीली. आप बगैर सोचे समझे, बगैर हेजिटेशन के दैट ओ माई गॉड इफ आई से दिस वर्ड what will the therapist think, what will happen, without having all of these thoughts in your mind, you just say whatever is coming in your mind and whatever you wish to say. ठीक है, वो होता है free association. Now coming back to the point why the therapist is sitting behind the client and not in front, that is because therapist को कोई बीच में disturbance नहीं लाना है client के thought process में. If the therapist sits in front of the client, maybe उसके expressions distract कर दें client को, maybe the fact that the therapist is in front of the client doesn't speak out some words or something. So free association का major aim again है to reach the unconscious, कि ये सारे thoughts जब बाहर आएंगे without getting hindered, without getting censored, then probably the client will speak about something that is there in the unconscious, and with the help of that we can deal with the disordered behavior. So this is another technique. Then बाकी की जो हमारी techniques आती हैं वो क्या है? एक तो आपकी resistance analysis आती है और next क्या है? Transference analysis. So in total there are 4 techniques that are used in psychoanalytical therapy. So resistance analysis में क्या होता है भाई? So sometimes what happens, the client shows resistance during therapy. Resistance कैसे show कर सकते हैं? Maybe एक particular session में therapist ने एक point
छेड़ा या कोई एक डिस्कशन स्टार्ट किया जिसके बारे में क्लाइंट को बात करने का मन नहीं है, या जिस टॉपिक से क्लाइंट बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है. सो at that point of time they might show resistance in the form of coming late for the therapy sessions or not coming for the therapy sessions, या फिर जब वो थेरेपी में बैठे भी हैं तो उस वक्त वो टॉपिक चेंज कर देंगे. सो दैट इज हाउ दे आर शोइंग द रेजिस्टेंस. और इस रेजिस्टेंस का एनालिसिस करके हम ये समझ सकते हैं कि ओके दिस इज द इशू, ओके, और दिस इज व्हाट इज ट्रबलिंग द क्लाइंट, और दिस इज व्हाट probably is the reason behind their disordered behavior according to psychoanalytical therapy. Cool. And the final technique that they use is transference analysis. तो ट्रांसफरेंस क्या होता है? ट्रांसफरेंस में हम लोग एक्चुअली साइको एनालिटिकल थेरेपी में ट्रांसफरेंस को इनकरेज किया जाता है, वेराज इन अदर थेरेपीज ट्रांसफरेंस इज वेरी हाईली डिस्करेज्ड, बट यहाँ पे इनकरेज किया जाता है. इनफैक्ट थेरेपिस्ट प्रैक्टिस भी करते हैं ट्रांसफरेंस को. सो ओवर हियर व्हाट हैपेंस इज, सो इफ हियर वी हैव द क्लाइंट एंड हियर वी हैव द थेरेपिस्ट, सो द थेरेपिस्ट टेल्स द क्लाइंट कि उनकी लाइफ में जो भी जिससे भी उन्हें इशू है या जिसको भी वो आइडियल अपना मानते हैं, आइडल मानते हैं, एनीथिंग depending upon the goal of the therapy, the therapist will tell them कि you imagine that that particular person जिससे आप अपना आइडल मानते हैं या जिससे आपको एकदम हेट है, I am that person. ठीक है, थेरेपिस्ट बोलता है कि मैं वो इंसान हूँ, and now speak to me and behave with me as if I am that person only. So इससे थेरेपिस्ट को क्या मदद मिलेगी? The therapist will be able to understand more clearly about the behaviors of the client when the client is with that particular person. क्योंकि real situation में तो it would be difficult to get that person into the therapeutic session and then deal with it, है ना. सो यहाँ पे ट्रांसफरेंस को इनकरेज किया जाता है एंड थेरेपिस्ट उस ट्रांसफरेंस को एनालाइज करता है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर्स ऑफ द क्लाइंट इन अ मच बेटर मैनर. सो दीज आर द 4 टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन योर साइको एनालिसिस और साइको एनालिटिकल थेरेपी, दैट इज एन इनसाइट थेरेपी. अब एक और बीच में थेरेपी के बारे में बात कर लेते हैं. आफ्टर दैट वील मूव ऑन टू ह्यूमनिस्टिक थेरेपी. सो एक और नई थेरेपी है, दैट इज योर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी ओनली जो कि एडोल्फ मेयर एंड हैरी स्टैक सुलिवन की थ्योरीज पर बेस्ड ये थेरेपी है. सो इन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशंस, उनकी थ्योरी पे बेस्ड इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी डेवलप की गई है. इस साइकोथेरेपी का या इस थेरेपी फॉर्म का फोकस किस चीज पे है? द फोकस इज ऑन रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स विद अदर्स. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के दूसरे लोगों के साथ अपने इन्वायरमेंट में, अपने घर में, अपने ऑफिस स्पेस में, अपने स्टडी स्पेस में कैसे रिलेशंस हैं उस पर फोकस करती है ये थेरेपी. एंड द इंटरप्ले बिटवीन मूड एंड इवेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ. सो द बेसिक एम ऑफ दिस थेरेपी इज टू हेल्प द इंडिविजुअल्स deal with their everyday relations, deal with their moods, deal with their events. ठीक है, तो interpersonal psychotherapy is there and it is very highly used with BPD, borderline personality disorder, along with your dialectical behavior therapy. ठीक है, चलो, now we'll move on to the next insight therapy. The next kind of insight therapy that we have is your humanistic therapy. तो humanistic school of thought से quickly recall करो, कार्ल रॉजर्स एक नाम था ना, along with Abraham Maslow. So within the humanistic therapy, कार्ल रॉजर्स ने अपनी एक थेरेपी दी थी, if you remember, which is known as person centered therapy. इसको client centered therapy भी बोलते हैं. ठीक है, whether you see it as client centered therapy or person centered therapy, it would be no different. ठीक है, तो यहाँ पे कार्ल रॉजर्स ने किन चीज़ों के बारे में बात किया था? इफ़ यू रिकॉल, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स इन प्रीवियस वीडियोज रिलेटेड टू द सीरीज. सो सेंस ऑफ सेल्फ है ना. सो कार्ल रॉजर्स ने बोला था हमारे 2 काइंड ऑफ सेल्फ होते हैं, देयर इज रियल सेल्फ, देयर इज आइडियल सेल्फ. रियल सेल्फ इज व्हाट वी आर राइट नाउ, आइडियल सेल्फ इज व्हाट वी विश टू बिकम इन फ्यूचर. तो अगर रियल और आइडियल सेल्फ में कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि जो मैं फ्यूचर में बनना चाहती हूँ उसके कुछ करीब मैं आज हूँ, देन तो आई विल बी वेरी हैप्पी है ना, कॉन्ग्रुएंस रहेगा. बट अगर इनकॉन्ग्रुएंस होगा, दैट व्हाट आई विश टू बिकम, आई एम नॉट इवन 0.1% of that right now and I'm not even moving in that direction, then there will be a lot of incongruence. So in order to have that congruence, in order to have an overlap between real and ideal self, एक इंसान को क्या चाहिए? उसे चाहिए unconditional positive regard. So this is not what I am saying, this is what Carl Rogers said in his person-centered or client-centered therapy.
कि भाई रियल एक मेजर गोल एक इंडिविजुअल का लाइफ का होता है कि उसे लाइफ में कॉन्ग्रुएंस मिले. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ का ओवरलैप होना या एटलीस्ट साथ में होना. ओके, एंड टू गेट दैट कॉन्ग्रुएंस अ पर्सन वुड रिक्वायर यूपीआर, दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. नाउ व्हाट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड? जहाँ पे एक इंडिविजुअल को लव प्रोवाइड किया जाए, वार्मथ प्रोवाइड किया जाए, एम्पैथी प्रोवाइड किया जाए without applying any conditions or any demands. So instead of saying that, you know, I will buy you this only if you get an A plus, or I will love you only if you get A plus in the exam, that would be what? That would be conditional. है ना, मैंने कुछ कंडीशन लगा दी, उसके बाद ही आपको मेरी तरफ से कोई पॉजिटिव रिगार्ड मिलेगा. बट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होगा? दैट नो मैटर हाउ यू परफॉर्म इन योर एग्जाम, आई विल स्टिल लाइक यू, आई विल स्टिल यू नो बाय यू अ टॉफी और अ चॉकलेट. सो दैट वुड बी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. और कार्ल रॉजर्स ने बोला कि ये जो क्लाइंट सेंटर्ड या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है, उसमें थेरेपिस्ट का गोल क्या है? थेरेपिस्ट का गोल ही है ये यूपीआर प्रोवाइड करना, ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करना, ताकि जो क्लाइंट है वो अपने रियल और आइडियल सेल्फ में एक कॉन्ग्रुएंस बना पाए और उसका जो डिसऑर्डर्ड बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा. एंड दिस काइंड ऑफ थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इज नॉन डायरेक्टिव इन नेचर. दैट मीन्स ओवर हियर यहाँ पे जो आपके थेरेपिस्ट हैं वो डायरेक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनका सिर्फ एक दो ही गोल है. एक तो है कि अपना ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके रखना, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्लाइंट को प्रोवाइड करना, एम्पैथेटिक इन्वायरमेंट और एक नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और बाकी का जो सारा काम है वो क्लाइंट का है. द क्लाइंट विल ओनली इस्टेब्लिश देयर कॉन्ग्रुएंस इन द पॉजिटिव एनवायरनमेंट. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये थेरेप्यूटिक टेक्निक क्या है? ये नॉन डायरेक्टिव है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन कार्ल रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड थेरेपी. अब इसी की एक छोटी सी एक्सटेंशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कई बारी हम ये पॉइंट मिस आउट कर देते हैं. सो इट इज नोन एज मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग. मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग को हम एक कोड से भी डिफाइन करते हैं, दैट इट इज एक्चुअली पर्सन सेंटर्ड थेरेपी ओनली, बट विद अ ट्विस्ट. तो ये जो क्लाइंट सेंटर्ड या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी हमने पढ़ी, दैट वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ओनली, बट इट इज विद अ लिटिल बिट ट्विस्ट. सो हु गेव इट? इट वाज गिवन बाय टू पीपल, हाल आर्कोविट्स एंड विलियम आर मिलर. सो आर्कोविट्स एंड मिलर ने ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का कंसेप्ट सामने लाया था. अब ये जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है, इसके कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, और वो गोल्स किस चीज के टूवर्ड्स एम कर रहे हैं? द गोल्स आर एमिंग टू reduce the ambivalence about change and to increase the intrinsic motivation to bring about change. So अगर एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ के किसी भी स्फेयर में कोई चेंज लाना है, फॉर एग्जाम्पल आई विश टू change the routine that I have of an everyday life, or I wish to change the way I react in a particular situation. So सबसे पहले तो इसका मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का गोल होएगा कि उस चेंज के टूवर्ड्स मेरा जो एम्बिवेलेंस है, हम कई बार बोलते हैं ना कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ, शुड आई डू दिस और शुड आई डू दैट, शुड आई इवन ट्राई दिस और नॉट ट्राई दिस. सो उस एम्बिवेलेंस को रिड्यूस करना पहले तो चेंज के टूवर्ड्स. जब वो एम्बिवेलेंस आपका रिड्यूस हो जाए तो एक इंडिविजुअल की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन है टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज एक्चुअली इनटू अ रियलिटी, उसको इंक्रीज करना. तो उसके लिए मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड यू नीड टू लर्न दीज 4 प्रिंसिपल्स इन दिस ऑर्डर. व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स? एंगेजिंग, फोकसिंग, इवोकिंग एंड प्लानिंग. EFEP. ठीक है, तो एंगेजिंग क्या है? हम क्लाइंट के साथ एंगेज करेंगे एज थेरेपिस्ट टू डेवलप एन अलायंस, जिसे हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, कि क्लाइंट के साथ अगर एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनेगा, दैट मीन्स आई एम डेवलपिंग सम काइंड ऑफ ट्रस्ट विद द क्लाइंट, सो दैट द क्लाइंट कैन ट्रस्ट ऑन मी, बिलीव मी, एंड देन शेयर वट एवर दे विश टू शेयर. सो हमें सबसे पहले तो एंगेज करना पड़ेगा उनके साथ. देन वी विल हैव टू फोकस ऑन द गोल्स एंड डायरेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कि ये जो काउंसलिंग होने वाली है जिसमें थेरेप्यूटिक टेक्निक एक यूज हो रही है, उस काउंसलिंग के क्या गोल होंगे, व्हाट इज इट दैट द क्लाइंट वांट्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसलिंग सेशन, एंड व्हाट डायरेक्शन विल दिस काउंसलिंग सेशन हैव. आफ्टर दैट वी हैव इवोकिंग. हम जो क्लाइंट की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है चेंज लाने की, उसको हमें जगाना है, उसको इवोक करना है. एंड फाइनली वी एंगेज इन प्लानिंग.
प्लानिंग किस बात की कि अब जो मोटिवेशन तो आ चुकी है, पर उस चेंज को एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करना है रियल लाइफ में, वेन एवर द क्लाइंट इज रेडी, वेन एवर द क्लाइंट हैज मोटिवेशन, तो उस चेंज के इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग करना. So these are your 4 principles of motivational interviewing. So this is just an extension of your client centered therapy or person centered therapy by Carl Rogers. Make sure you remember all of these 4 principles. ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी हम लोग कर रहे थे, उसमें से जो पहला ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का एक थेरेपी टेक्निक है वो हमने कर ली है, दैट वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स. नाउ विद इन ह्यूमनिस्टिक थेरेपी वी हैव जेस्टाल्ट थेरेपी ऑल्सो. ठीक है, तो अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि पर जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट तो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट था, व्हाई आर वी कंबाइनिंग इट ओवर हियर. सो ये ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट के अंडर ही आता है, बिकॉज द जेस्टाल्ट थेरेपी इज ऑल्सो एमिंग एट प्रोवाइडिंग इंसाइट, and it is also aiming at viewing the person as having free will, as focusing on the present, as focusing on the conscious experiences. So iske themes jo hai wo humanistic therapy se overlap kar rahe hain. That is the reason why we are studying it over here. So gestalt therapy kisne di hai? It has been given by Fritz Perl. And over here what are we focusing upon? इट बिलीव्स कि जो लोगों की प्रॉब्लम होती है या फिर जो डिसऑर्डर्ड बिहेवियर एक इंडिविजुअल एंगेज कर रहा है जिसमें, दैट इज यूजुअली स्टेमिंग फ्रॉम हाइडिंग सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ देयर फीलिंग्स फ्रॉम देमसेल्व्स. सो ऑल ऑफ अस हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑन एन एवरीडे बेसिस, है ना. सो विद इन दिस 24 hour cycle of a day we go through a lot of feelings and a lot of emotions. But when we hide those important feelings from our own selves, when we try to repress those important feelings from our own selves, then is the time when the actual problem begins. So again, this is what Gestalt therapy is saying, Fritz Perl is saying. I am not saying that. Okay. So Gestalt therapy is very, very directive. So right now we have studied about your Carl Rogers person-centered therapy, which was non-directive, wherein the only role of the therapist is to provide a conducive environment which has unconditional positive regard and non-judgmental attitude and empathy and genuineness and authenticity. But in gestalt therapy the therapist has a very very directive role. वो directly जो है clients को confront करते हैं with whatever they wish to. तो अगर उनको client की कोई maladaptive behavior या thought दिखता है, they will confront the client that this is where the problem is and you need to work on it. Okay, whereas in client centered therapy the client comes to that conclusion themselves, but here the therapist is confronting. Then in gestalt therapy we also make use of empty chair technique. empty chair technique में क्या होता है, थोड़ा बहुत ये ट्रांसफरेंस जैसा लगेगा, but this is different from that. empty chair जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, so you have you have the client suppose over here, and client के सामने हम लोग एक खाली चेयर, एक खाली कुर्सी रख देते हैं, and then we say to the client कि आपके मन में जो भी है about a specific person or a specific event, imagine that that particular thing is on this chair, either that person or that event or anything, and now you speak whatever you wish to speak. Okay, so by this what is happening, whatever is there within the client, all those pent up emotions, all those feelings that the client was hiding from their own selves, वो सारी चीजें बाहर आती हैं in forms of words and phrases, and the therapist would then analyze these things. Then again the focus is on the denied past. जब past में maybe the client has failed to own up to certain things that they have done or failed to own up to certain feelings that they have had, तो उन चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है. कई बार होता है ना कि everybody is saying that okay okay you feel this way, you feel this way, but you keep on denying that no I don't feel like that, I don't do that, or I don't have those kind of emotions. But what you are actually doing at that point of time, you are hiding that emotion from everybody else and from your own self. तो वो एक तरीके से आप own up करने से पीछे हट रहे हो. Not every time this happens, but it generally happens sometimes. So उन चीज़ों पे focus किया जाता है gestalt therapy में, and the focus is on the whole of the client. So of course ये line तो आनी ही थी अगर हम gestalt therapy के बारे में बात करें, because if you recall that famous line of gestalt school of thought where the focus is on what? The focus is on the whole instead of the part. The whole is greater than the sum of its parts, है ना. So ये आपकी gestalt therapy के बारे में एक gist था, wherein the therapist has a very very directive role. Please remember that.
कूल। सो ऑल इन ऑल अगर हम आपके ह्यूमनिज्म वाले पॉइंट को या ह्यूमनिस्टिक वाली थेरेपी को अगर हम समराइज करने की कोशिश करें, सो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा हेविली रिलाई करती है केस स्टडीज़ पे। ओके यहाँ पे इतनी ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स काइंड ऑफ थिंग नहीं हुई है रिलेटेड टू दिस थेरेपी. All the therapy has been developed just on the basis of case studies, on the basis of clients that Carl Rogers or Fritz Perls have had. Then this is less practical. Okay, this is less practical for your serious mental disorders. तो जो आपकी serious mental health disorders हो जाएंगे, like somebody probably with schizophrenia, or somebody who is having delusions, or somebody who is having some kind of personality disorder. तो उस तरीके के जो सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हम ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या जेस्टार्ट थेरेपी यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ओवर देयर द क्लाइंट देमसेल्व्स आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ इनसाइट, एंड वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन while using these kind of therapeutic techniques. तो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं वो सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए नहीं बनी है. एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एनीबडी हु विशेज टू go for humanistic therapies would be कि उस पर्सन को, उस क्लाइंट को वर्बल होना बहुत ज़रूरी है, उसे थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए ताकि जो अपने वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो उनको फ्रेम कर पाए, एंड जो थेरेपिस्ट बताने की कोशिश कर रहा है रिलेटेड टू देयर इमोशंस एंड बिहेवियर्स वो उसे अंडरस्टैंड कर पाए. एंड द पर्सन मस्ट ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ लॉजिकल मैनर, कि जो भी उनके मन में थॉट आया है, जो भी फीलिंग उन्होंने फील की है, वो उसे एक लॉजिकल वे में एक्सप्रेस कर पाए, वो भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. So because of some of these limitations, humanistic स्कूल ऑफ थॉट की जो थेरेपीज हैं वो उनका यूज थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल और नॉट फॉर द इंटायर पॉपुलेशन. ठीक है, चलो, सो दैट इज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. आज की कंप्लीट वीडियो थी अबाउट योर इनसाइट थेरेपीज, where we talked about psychoanalytical therapy by Sigmund Freud. We talked about your humanistic therapies, जहाँ पे हमने कार्ल रॉजर्स की थेरेपी के बारे में बात किया. And then we also talked about a bit called motivational interviewing. We talked about your Fritz Perls Gestalt therapy. So we have talked all about your insight therapies. I hope you guys have understood something out of today's video and got to learn something new or revise any of your old concept. If that has happened, then make sure that you like this video. Leave your comments below related to how your Sisreli series is going on, how your revisions are going on, and your preps for your exams. Please share it with your psychology mates. Share the channel Mind Review and let them know that over here there are psychology related videos. And if you're still watching the channel or subscribe nahi kiya hai, so please do that. Click on the bell icon as well so that you receive a notification as soon as tomorrow's video is up. ठीक है, so till then have a very very good day. We'll meet tomorrow with part 3 of chapter 15, जहाँ पे हम लोग आपके एक्शन थेरेपीज के बारे में बात करेंगे. So tomorrow's video is going to be a little longer क्योंकि हम बिहेवियर थेरेपी भी कवर करेंगे, कॉग्निटिव थेरेपी भी कवर करेंगे, और उसके अराउंड जो कुछ थेरेपीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो भी कवर करने वाले हैं. So I'll be waiting for all of you in tomorrow's video at 7 p.m. part 3 of chapter 15. Bye bye.